नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज ऐलान हो गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और कल ही सरकार इसे पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि राहुल गांधी की कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, एम.के. स्टालिन की डीएमके, लालू यादव की आरजेडी, हेमंत सोरेन की जेएमएम, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम तक तमाम विरोधी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। लेकिन बीजेपी ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को कल पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है और सरकार को पूरा भरोसा है कि कल वक्फ बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। विरोधी दलों ने भी एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने का दावा किया है। कल सुबह 10 बजे सारे विरोधी दलों के नेताओं के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें वक्फ बिल पर रणनीति तैयार की जाएगी। विरोधी दल जानते हैं अगर जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी इस बिल को सपोर्ट कर देते हैं तो बिल को रोकना नामुमकिन होगा। इसलिए विरोधी दलों के नेता नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को डराने में लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश, नायडू और चिराग का रुख क्या होगा। क्या इन पार्टियों का सपोर्ट सरकार को मिलेगा? इन तीनों ने बिल को सपोर्ट करने के लिए क्या कोई कंडीशंस रखी हैं? क्या मोदी सरकार ने साथी दलों की शर्तों को मान लिया है? और विरोधी दलों को वक्फ बिल के कौन से प्रोविजंस पर आपत्ति है? क्या वाकई में उन्हें यह बिल मुसलमानों के खिलाफ लगता है या फिर इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है, तुष्टीकरण की नीति है? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि वक्फ बिल के नाम पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे डराया गया। विरोधी दलों को मालूम है कि लोकसभा में संख्या बल के आधार पर वो इस बिल को नहीं रोक पाएंगे। बिल तभी रुक सकता है जब नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इस बिल की मुखालफत करें। इसीलिए जैसे ही यह तय हुआ कि वक्फ बिल कल लोकसभा में पेश होगा तो सबसे पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोटों का डर दिखाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर कहा यह वक्फ बर्बाद बिल है और अगर नायडू, नीतीश और चिराग पासवान इसको सपोर्ट करेंगे तो साबित हो जाएगा कि ये सारे नेता मुसलमानों के विरोधी हैं। चंद्रबाबू नायडू को 5 साल बाद जनता का सामना करना है, लेकिन नीतीश का फैसला तो कुछ ही महीनों बाद होना है। वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। ओवैसी को जेडीयू की तरफ से तुरंत जवाब मिला। जेडीयू के सांसद संजय झा ने साफ साफ कहा नीतीश कुमार वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में है। जेडीयू इस बिल का समर्थन करेगा। जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। असल में जेपीसी की मीटिंग में जेडीयू की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि वक्फ कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू न किया जाए, क्योंकि अगर नया कानून पहले के मामलों पर भी लागू किया गया तो वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर विवाद हो जाएगा।
जेडीयू ने वक्फ बिल का ये क्लॉज खत्म करने का सुझाव दिया था। पता लगा कि सरकार ने जेडीयू का ये सुझाव मान लिया है। संजय झा ने इसका संकेत भी दिया, इसलिए जेडीयू वक्फ बिल का सपोर्ट करेगी। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भी वक्फ बिल का सपोर्ट करेंगे। आज चिराग पासवान ने भी कहा कि उनकी पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल को पहले दिन से ही सपोर्ट दे रही है, क्योंकि ये बिल गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। चिराग ने यह भी कहा कि चर्चा के दौरान जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी फिर से अपने सुझाव देगी। जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। बिहार से बीजेपी के एक और साथी जीतन राम मांझी ने भी खुलकर वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट का ऐलान किया। मांझी ने कहा कि एनडीए की सभी दल वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट करेंगे। जिस तरह 3 तलाक बिल से मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई हैं, उसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुसलमानों को फायदा होगा। ये 3 तलाक वाला मामला था, सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। तो 2 उदाहरण तो आपके सामने है। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनका से है, बड़े लोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा। चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, टेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी के विकास के लिए हो रहा है। इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करना। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बिहार में वक्फ बिल को बड़ा इशू बनाया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने कहा वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने सत्ता के लालच में बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी नागपुर का कानून लागू करना चाहती है, आरजेडी इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। इन लोगों को कुर्सी से प्यार है। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है।
आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के। वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे, लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग एक और बड़ा सवाल है, क्या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करेगी? टीडीपी के सुझाव पर इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी की मीटिंग में तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से 3 सुझाव दिए गए थे। पहला सुझाव ये कि नए बिल में वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को खत्म नहीं होना चाहिए। असल में 1995 के वक्फ एक्ट में जो प्रोविजन था, अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से मजहबी काम या पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उसको वक्फ करने यानी दान देने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी उसे वक्फी प्रॉपर्टी माना जाएगा। जैसे किसी मस्जिद, ईदगाह या कब्रिस्तान का लंबे वक्त से मजहबी इस्तेमाल हो रहा हो और उसके मालिकाना हक के कानूनी दस्तावेज न हो, तो भी उसे वक्फी प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। लेकिन नए बिल में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया है। जेपीसी की मीटिंग में टीडीपी के एमपी एल कृष्ण देवरालियू ने यह सुझाव दिया था कि नया कानून लागू होने से पहले जो वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं उनको वैसे रहने दिया जाए। सिर्फ सरकारी जमीन और वक्फ की विवादित प्रॉपर्टीज को इसके दायरे में लाया जाए। टीडीपी का दूसरा सुझाव यह था कि वक्फ बिल में वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए मुतवल्ली को जो 6 महीने का टाइम दिया गया है उसको और बढ़ाया जाए। और तीसरा सुझाव यह था किसी प्रॉपर्टी पर विवाद की स्थिति में कलेक्टर से इंक्वायरी कराने के बजाय कलेक्टर से ऊपर के रैंक के एक अधिकारी का सुपरविजन दिया जाए, उसको इसका अधिकार हो। और पता ही लगा कि सरकार ने टीडीपी के सुझावों को मान लिया है, इसलिए अब तेलुगु देशम पार्टी भी इस बिल को सपोर्ट करेगी। आज टीडीपी के प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा, चंद्रबाबू नायडू हमेशा मुस्लिम समाज के हितों का ख्याल रखते हैं, आगे भी वो मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। चूंकि बिल आम मुसलमानों की भलाई के लिए है, इसलिए टीडीपी बिल का समर्थन कर रही है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे। कल संभवतः ये बिल आएगा, उसके बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे कि हमारी मांगों को कितना उन्होंने उसमें रखा गया, माना गया। उसके बाद ही हम इसके बारे में अपना कमेंट्स करेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी वक्फ बिल को सपोर्ट करेगी, क्योंकि सरकार ने शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बिल में जो बदलाव करने की मांग की थी उसको मंजूर कर लिया। आज नरेश महस्के ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित होने से गरीब मुसलमानों का भला होगा, लेकिन विपक्षी दल गरीब मुसलमानों का भला नहीं चाहते, इसीलिए वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी शिवसेना वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो विधेयक आ रहा है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पक्ष सिर्फ वोटों की राजनीति खेलने के लिए इसी तरह का आवाज़ कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से
जो माइनॉरिटीज़ है, जो गरीब है, जो गरीब मुस्लिम है, उनकी डेवलपमेंट होने वाली है, उनके ज़िंदगी में एक नया प्रकाश पड़ने वाला है। इसमें गरीब मुसलमान बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। और ये विपक्ष के जो लोग अपोज कर रहे हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति खेल रहे हैं। बहुत सी वर्क प्रॉपर्टी यही राजनीतिक लोगों ने हड़प की है। वक्फ बिल में संशोधन के 3 सुझाव बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और गुलाम अली खटाना की तरफ से भी रखे गए थे। मुस्लिम संगठनों को सबसे बड़ा एतराज यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। गुलाम अली खटाना ने सुझाव दिया था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक इस्लामिक स्कॉलर को भी शामिल किया जाए। उनके सुझाव को मंजूर कर लिया गया है। आज खटाना ने कहा कि सरकार ने उनके सुझाव को मान लिया है। अब अगर कुछ गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में रहेंगे तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तो सबके लिए गुंजाइश है। दूसरे फेथ से उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर दूसरे फेथ से कोई मेंबर बन जाता है तो उसमें अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं ना। अब ओवैसी साहब और वो सारे लोग कांग्रेस वाले सोचते हैं कि इनको स्टीरियोटाइप मुसलमान बना दें। इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है, वो हमारा बड़ा भाई है, क्या है, कोई बात नहीं। एक अमेंडमेंट प्रपोज करा था कि एक मेंबर वो भी होना चाहिए जिसको इस्लाम की स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, मतलब वो उसको उसकी फिक को जानता हो, रिलीजन को जानता हो, उसकी हदीस को जानता हो, कुरान को जानता हो, तो उसको नॉलेज हो, तो सो दैट वो भी कंट्रीब्यूशन इसके लिए कर सके। मुसलमान को डराने की क्या जरूरत है? उसको भी मेन स्ट्रीम में आने दीजिए। मुसलमान को मेन स्ट्रीम में आने से ये रोकते हैं, वो चाहते हैं वोट बैंक ही रहे। मुसलमान चाहता है हम स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश के वजीर आजम का हाथ बटाएं, वहां विकसित भारत में हम हिस्सेदार बने। अब सारी बातें सुनकर ये तो साफ हो गया कि वक्फ बिल पर एनडीए के सभी दल एकजुट रहेंगे। बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी ने तो व्हिप भी जारी कर दिए हैं। इसलिए 14 संशोधनों के साथ ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। लेकिन विरोधी दलों ने हार नहीं मानी है। आज भी ऑपोजिशन लीडर्स के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई, कल सुबह फिर होगी। उसके बाद फाइनल रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का स्टैंड सबको पता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां, शरद पवार के एनसीपी और आरजेडी, सब के सब वक्फ बिल को मुसलमान विरोधी, देश की एकता का विरोधी बता रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो संविधान के खिलाफ है। सरकार ये कानून लाकर मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर बुलडोजर चला रही है। देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं देते। अब कोई सत्ता पक्ष का सदस्य खड़ा होता है, उसका ना माइक बंद होता है, ना उसकी टाइम की पाबंदी होती है। हम खड़े होंगे तो हमारे ऊपर टाइम की पाबंदी भी। मैं इस पूरे सत्र में 55 सेकंड बोला हूं। वन वे ट्रैफिक है, जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि कल उनकी पार्टी वक्फ बिल का विरोध करेगी। अखिलेश ने कहा इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी की इस कोशिश का विरोध करेगा। जब अखिलेश से पूछा गया कि बहुत से मुसलमान तो वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सत्ता के दम पर किसी से कुछ भी बुलवा सकती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने और लूट खसोट के अड्डे बन चुके हैं।
नया कानून आने के बाद जिन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, वही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गलत तरीका पहले से चला आ रहा है उसे बंद करने की जरूरत है। इस समय की मांग है, इसलिए ऐसे मामलों में विरोध की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी, ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा योगी आदित्यनाथ वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सारे नियम है, कानून है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा है, इसलिए बीजेपी के नेता जोर जोर से झूठ बोलकर मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर जितने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। वक्फ बिल में अमेंडमेंट को देखने के 3 नजरिए हैं। पहला तो सरकार का, जिसे लगता है कि कुछ गिने चुने लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके मोटा माल बनाया और अब इस लूट को रोकने की जरूरत है। दूसरा पक्ष मौलाना मौलवियों का है, जिन्हें लगता है कि कानून में बदलाव होगा तो संपत्तियां उनके हाथों से निकल जाएंगी। इसीलिए वो लोगों को यह कहकर डरा रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। तीसरा पक्ष है विपक्षी दलों का। वो जानते हैं कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट रिफॉर्म्स के लिए है, लेकिन उनकी चिंता मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। वो किसी भी हालत में मुसलमानों के साथ खड़े देखना चाहते हैं, और जब सवाल वोट बैंक का होता है तो रिफॉर्म की तो कोई परवाह नहीं करता। एक और पक्ष है बीजेपी के साथी दलों का, जिनसे कहा गया कि अगर वक्फ बिल को सपोर्ट किया तो मुसलमानों का वोट खो बैठेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आए, इनसे बिल्कुल नहीं डरे। और मोटी बात यह कि पहले
वक्फ बिल को लेकर अफवाहों और अटकलों का दौर चलाया गया, मुसलमानों को डराया गया। जब ये दाव नहीं चला, बीजेपी के साथी दलों को डराया गया, ये भी फेल हो गया। अब कल लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा, लेकिन जब इस पर 8 घंटे बहस होगी तो सबकी पोल खुल जाएगी। जनता को पता चल जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कौन सा दल मुस्लिम वोटों के लिए स्टैंड ले रहा है और कौन रिफॉर्म्स के लिए अड़ा हुआ है। अब बात योगी आदित्यनाथ की। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि सड़कें यातायात के लिए हैं, आम लोगों के चलने के लिए हैं। क्योंकि कल ईद थी, यूपी में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगाई गई थी, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए। आज योगी ने कहा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, सड़कों पर जाम लगाने का क्या मतलब। योगी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की वकालत करने वालों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। योगी ने कहा कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ने की तुलना कांवड़ यात्रा से करते हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर सरकार ने कांवड़ यात्रा की परमिशन दी तो मुहर्रम के जुलूस को भी कभी नहीं रोका। किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा उसको, ठीक तो बोला है, हाँ ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। योगी ने आज अखिलेश यादव पर भी डायरेक्ट अटैक किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें सुगंध अच्छी लगती है, इसलिए कन्नौज में इत्र पार्क बनवाया, लेकिन योगी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो पूरे यूपी में गौशालाएं बनवा रहे हैं। अखिलेश के इस बयान पर योगी ने कहा कि गौकशी करवाने और कसाईयों से संबंध रखने वाले समाजवादी पार्टी के लोग गौ माता की सेवा के बारे में क्या जानेंगे। उन्हें तो गौ माता के गोबर से दुर्गंध ही आएगी। बरेली में योगी ने कहा कि गौकशी करने वाले कसाई समाजवादी पार्टी के दोस्त हैं, लेकिन उनकी सरकार ने कसाईयों को जहन्नुम में भेज दिया, इसलिए अखिलेश यादव को गौशाला और गोबर से दुर्गंध आने लगी। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में, तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी। तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने
7,700 से अधिक गो निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गौवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गौवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते, तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। आप देख रहे होंगे कि महाकुंभ की सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस टॉप पर है। असल में उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। अगर वो सड़क पर नमाज के खिलाफ हैं तो ये कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। अगर वो मुहर्रम के जुलूस को सुरक्षा देते हैं तो उन्हें ये कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी विरासत, सनातन, गौ माता सबकी बात खुलकर करते हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर किसी नेता के थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी हो तो फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। आज मध्य प्रदेश में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मध्य प्रदेश के 19 तीर्थ क्षेत्रों में आज से शराब की बिक्री बंद हो गई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, दतिया और पन्ना समेत कुल 19 नगर निगम और ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानों पर ताला लगा दिया गया। 24 जनवरी को महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में तीर्थ क्षेत्रों में शराबबंदी का फैसला लिया गया था। क्योंकि आज 1 अप्रैल है, आज से नए टेंडर्स के मुताबिक शराब की दुकानें खुलनी थी, लेकिन सरकार ने 19 तीर्थ क्षेत्रों के इलाकों में पड़ने वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, इस फैसले से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान तो होगा, लेकिन उन्होंने इसकी भरपाई का रास्ता निकाल लिया है। मध्य प्रदेश में शराब के दाम बढ़ा दिए गए हैं, शराब पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। जैसे ही सरकार ने शराबबंदी के फैसले को लागू किया तो इसका असर सबसे पहले उज्जैन में दिखाई दिया। उज्जैन में 17 शराब की दुकानें और 11 बियर बार को बंद करा दिया गया। शराब की दुकानों पर ताला लग गया और दुकान के बाहर पुलिस तैनात थी। दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि ये दुकान अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। उज्जैन में बाहर से आए शराब ना आ पाए, इसलिए शहर की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई। उज्जैन आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि प्रशासन के सामने एक मुश्किल है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में शराब का भोग लगता है, इसलिए मंदिर में शराब ले जाने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन मंदिर के सामने शराब के जो 2 काउंटर थे उन्हें प्रशासन ने बंद करवा दिया। उज्जैन के डीएम नीरज कुमार सिंह ने कहा, अगर कोई श्रद्धालु काल भैरव को शराब चढ़ाना चाहता है तो उस पर मनाही नहीं है, लेकिन अगर इस छूट का किसी ने दुरुपयोग किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उज्जैन नगर निगम के पूरे क्षेत्र में आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। यहाँ की जितनी शराब दुकानें थी वो सभी बंद कर दी गई हैं। इसका असर महाकाल मंदिर के आसपास की जो शराब दुकानें थी उसमें भी दिखाई पड़ेगा, वो सारी बंद की जा रही हैं। काल भैरव मंदिर पर भी जो 2 काउंटर थे शराब के, उसको भी बंद किया जा रहा है। लेकिन मंदिर, काला भैरव मंदिर में जो श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन व्यक्तियों को शराब अर्पित करनी है या जो पूजा होती है वो चालू रहेगी। लेकिन यदि ये पाया जाता है कि इसकी आड़ में कहीं पर शराब को ब्लैक किया जा रहा है
या फिर अन्य दुरुपयोग किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। नगर निगम क्षेत्र के जितने भी होटल्स हैं, बार्स हैं जिनको लाइसेंसेस पूर्व में जारी किए गए थे, वो सभी लाइसेंसेस अब सरेंडर कर लिए गए हैं। उज्जैन के अलावा दतिया में भी लिकर शॉप्स बंद हो गई हैं। दतिया में विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ है, इसलिए दतिया नगर निगम के क्षेत्र में शराब की अब कोई दुकान नहीं होगी। जो पहले से थी उन सभी पर ताला लग गया। इसी तरह पन्ना जिले के मैहर में शारदा मां का मंदिर है, इसलिए इस क्षेत्र में भी शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। सरकार के इस फैसले से साधु संत खुश हैं। संतों ने कहा कि इन धार्मिक स्थलों में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। उज्जैन में तो कुंभ भी लगता है। ऐसे पवित्र स्थानों पर शराब की बिक्री से गलत संदेश जाता है। संतों ने कहा वो लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रहे थे, सरकार ने ये मांग तो मान ली है। अब तीर्थ क्षेत्रों में मीट पर बैन और लग जाए तो अच्छा होगा। यहाँ पर शराब का क्या काम, तीर्थ में शराब की क्या जरूरत। बहुत अच्छा निर्णय है, बधाई है मध्य प्रदेश सरकार को, और ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए था। अधिकारियों से, प्रशासन से यह है कि सरकार के जो निर्णय हैं अच्छी तरह से लागू हो। सब लोगों ने सांसद जी से भी कई बार आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी समय आने पे सब हो जाएगा। तो अच्छा है, निर्णय लिया गया और पहले निर्णय हो जाना चाहिए था। उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है अवंतिका। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल बैठे हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ भरता है। इस तीर्थ को पवित्र तीर्थ घोषित करना चाहिए, और पवित्र तीर्थ घोषित करने का मतलब है शराब और मांस तीर्थ से हटने चाहिए। लेकिन मोहन यादव के इस फैसले पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि मोहन यादव ने धर्म की आड़ लेकर कमाई का नया रास्ता खोजा है। जिन क्षेत्रों में शराबबंदी की गई है उन इलाकों में अब बीजेपी के नेता शराब सप्लाई करके मोटी कमाई करेंगे। क्यों मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में रहने वाले आदमी क्या कीड़ा पतंगा है? वहाँ क्यों शराबबंदी नहीं होना चाहिए? कोई बुराई है केवल धार्मिक स्थानों पर ना रहे, बाकी जगह पर रहे, मुझे मंशा ठीक नहीं लग रही। ये वैसी शराबबंदी है जैसे गुजरात में है और बिहार में है। रात में 2 बजे कोई टेलीफोन करे तो शराब की होम डिलीवरी हो जाती है। और 19 जिलों में मैं देख रहा हूँ कि एक पैरेलल नेटवर्क तैयार हो रहा है जो इस अवैध धंधे में शामिल होने वाला है। और ये वही नेटवर्क है, जो उसी तरह का नेटवर्क है जो गुजरात और बिहार में है, जो सरकारी छत्र छाया में पल्लवित और पोषित होता है। और यहाँ के लोग भी इन 19 जिलों में जो सरकार के संरक्षण वाले लोग हैं वो बिल्कुल तैयार बैठ रहे हैं मोटी कमाई के लिए। पूरी तैयारी कर दी है कि अवैध शराब को घर घर में कैसे पहुंचाना। कांग्रेस को जवाब दिया मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने। सारंग ने कहा धार्मिक स्थलों में शराबबंदी पहला कदम है। मोहन यादव सरकार पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी का प्लान तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी ताकि रेवेन्यू के दूसरे मॉडल तैयार किए जा सकें और नुकसान न हो। सारंग ने कहा असल में कांग्रेस के नेता शराब के नेटवर्क की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कमलनाथ का ओरिजिनल प्लान था। अगर कांग्रेस का बस चलता तो मध्य प्रदेश में गली गली में शराब बिकती। ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। कमलनाथ जी के समय योजना बनाई गई थी कि घर घर शराब बेची जाएगी, महिलाओं को शराब अलग से परोसने की दुकानें खोलने की बात की थी। घर घर शराब बेचने की योजना तो कांग्रेस की थी, कमलनाथ की थी। हम नहीं कह रहे, ये इतिहास कह रहा है। उस समय वो आबकारी नीति लेके आए थे, उनका बस चलता और 5 साल कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार चलती तो गुमटियों में पान की दुकान में शराब बिकती। हम तो शराब बंदी के लिए ये एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस तरह की केवल बातें कर देने से काम नहीं चलेगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने शराब को, नशे को प्रमोट किया, हम उसको रोक रहे हैं। मंदिरों के आसपास, तीर्थ स्थल के करीब शराब की दुकानें बंद की जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला ठीक है, लेकिन राज्य के स्तर पर शराबबंदी की बात करना जितना आसान है उसे लागू करना उतना ही मुश्किल। अब तक का अनुभव यह है कि जहां जहां शराब पर पाबंदी लगी वहां एक तरफ शराब की स्मगलिंग बढ़ी, दूसरी तरफ
कच्ची शराब की भट्टियां लगी। एक से सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ, दूसरे से गरीब लोग की जान चली गई। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी लागू की थी, उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा। बिहार में नीतीश कुमार ने लिकर पर बैन लगाया है, पर वहां न तो पीने वाले कम हुए और न ही बेचने वाले। दोनों अंडरग्राउंड हो गए। शराब का व्यापार छुपकर होने लगा। जो पैसा पहले सरकार को मिलता था, अब वो माफिया के पास जाने लगा। इसीलिए नशाबंदी लागू करने से पहले किसी भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इसे इंप्लीमेंट करना कितना प्रैक्टिकल है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के आदेश पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा की रैली में कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी। जो लोग दूसरे राज्यों से आकर महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उन्हें मराठी में ही बात करनी चाहिए। जो मराठी नहीं बोलेगा उसे मनसे के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। इसके बाद मनसे के कार्यकर्ता काम पर लग गए। कल रात मुंबई के पवे इलाके में मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। कार्यकर्ताओं ने सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, फिर उसका वीडियो बनाया, उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो राज ठाकरे को ये मैसेज दे कि वो मराठी सीखेगा। ये बाकीचे लोक आहेत ना मराठी, त्यांना सांगा आणि मराठीचा महाराष्ट्रात चालणार मराठी, मराठी शिकायचं, परत बोलायचं नाही, परत बोलायचं नाही। सॉरी सर। असल में सिक्योरिटी गार्ड पवई के एक अपार्टमेंट में तैनात था। एमएनएस का एक कार्यकर्ता अजिंक्य ठेकले फूड डिलीवरी के लिए वहां आया था। बिल्डिंग में एंट्री को लेकर उसकी गार्ड से बहस हुई। अजिंक्य ने उससे मराठी में बात करने को कहा। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उत्तर भारतीय था, उसे मराठी नहीं आती थी, इसलिए उसने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। काय बोलतोय तू? काय बोलतोय? मैं बोला कि जो पूछा क्यों क्यों बताने के लिए। तू मराठीत बोल, पहले मराठीत बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? मराठी मेरे को आता नहीं भाई। क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी। क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। तू बोल माझ्याशी मराठीत। मला हिंदी येत नहीं, तू मराठीतच बोल। इसी को लेकर बात बढ़ गई। अजिंक्य ने एमएनएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुला लिया और उसके बाद गार्ड की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानूनी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। आज भी पिटाई करने वाले नेता और कार्यकर्ता पवई की उसी बिल्डिंग के सामने डटे रहे। एमएनएस के नेता महेंद्र भानुशाली ने कहा कि जो भी मराठी नहीं बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मराठी के सम्मान का मामला है। भानुशाली ने कहा कि राज ठाकरे ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी और वो इस आदेश को लागू करवा कर ही रहेंगे। ये किसी उत्तर भारतीय की पिटाई नहीं है, ये मराठी भाषा का अपमान करने वाले की पिटाई है। इसको कोई भी जात पात से आप लोग जोड़िए मत। मराठी भाषा का अपमान करेगा वो कोई भी होने दो, उसको यही फटके पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपका पेट पालने आते हो, आप रोजी रोटी कमाने आते हो, और अगर किसी ने बोला कि आप मराठी में बात करो, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको उनको कहना चाहिए कि हम लोग सीख रहे और हम महाराष्ट्र में तो हम सीख लेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मराठी गया तेल लगाने, तो फिर तुम्हारे को भी बराबर तेल लगेगा और कल जो चमत्कार दिखा है उन लोगों को, वो चमत्कार सबको दिखेगा। और राज साहब ने कल आपने देखा रहेगा गुड़ी पड़वा की सभा में कि जो मराठी भाषा का अपमान करेगा और बोलेगा मैं मराठी नहीं बोलूंगा, जिद करेगा और मराठी का अपमान करेगा, तो उसको जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। इस मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज ठाकरे के स्टैंड को सपोर्ट किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां इस तरह के इशू सामने नहीं आते, लेकिन बीजेपी की सरकारें लोगों को कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर डाइवर्ट करती हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, अगर कहीं मराठी का अपमान होगा, राज्य सरकार कानूनी तरीके से इसे हैंडल नहीं करेगी, तो लोगों को भी कानून अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। भाषा की पॉलिटिक्स हो, वेज नॉन वेज की पॉलिटिक्स हो, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो, हिंदुओं में भी जाति की पॉलिटिक्स हो, ये जहाँ जहाँ भाजपा राज करता है वहीं क्यों होती है? जहाँ जहाँ भाजपा ही राज करती है तो हिंदू खतरे में कैसे आता है?
जहां जहां भाजपा राज करती है तो मेजॉरिटी खतरे में क्यों आता है? वहां की सुख शांति समृद्धि क्यों खतरे में आती है? क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे और जो महत्वपूर्ण विषय है उससे हम विचलित हो जाए। हर कोई हर भाषा सीखे, बिल्कुल सीखे, लेकिन हर एक राज्य में जो अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी मातृभाषा होती है, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए। अगर कोई अपमान करता है और कहता है कि मैं ये भाषा नहीं बोलूंगा या उस भाषा का अपमान होता है, तो कोई ना कोई, अगर कानून ना हो या महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति हो जहां कानून का दबाव ही ना हो, किसी को डर ही ना हो, तो कोई ना कोई कानून अपने हाथों में लेता है। कांग्रेस के नेता नसीम खान ने कहा राज ठाकरे की पार्टी का वजूद नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह की गुंडागर्दी करके चर्चा में रहना चाहते हैं। नसीम खान ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार के वक्त राज ठाकरे की पार्टी ने उत्तर भारतीयों को टारगेट किया था तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ था, लेकिन राज ठाकरे फडणवीस के दोस्त हैं, उनकी हिमायत करते हैं, इसलिए अब राज ठाकरे को कानून का कोई डर नहीं है। जो भी लोग इस तरह से अगर भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर भेदभाव करते हैं और उनकी भावनाओं को भड़काते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, तो उनके ऊपर सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। क्योंकि 2008-9 में हम लोगों ने देखा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरह से भाषावाद को बढ़ावा देकर और एक विशेष भाषा के लोग, हिंदी भाषी लोगों के ऊपर किस तरह से अन्याय और अत्याचार और भावनाएं भड़काई गई थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार ने कड़क कार्रवाई की थी और उनके मुखिया तक पर कार्रवाई की थी जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और गुंडागर्दी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करें। इस मामले में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने बीच की लाइन ली। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मराठी का सम्मान सबको करना होगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि जब कोई विदेश में जाता है तो वहां की भाषा सीखता है, इसलिए जो लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने आते हैं उन्हें भी मराठी सीखनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को मराठी नहीं आती तो उसे पीटना ठीक नहीं होगा। देखिए, कायदा कानून किसी ने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी मराठी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार ने वो भी निर्णय लिया है। इसीलिए महाराष्ट्र में जो भाषा सब लोग की है, महाराष्ट्र की भाषा है, वो मराठी भाषा बोलनी ही चाहिए, ये हमारा ही कहना है। लेकिन अगर किसी को आती ही नहीं है, मीन्स कि वो जानबूझ के करता है ऐसा नहीं, मीन्स उसका प्रॉब्लम ही है, वो समझ नहीं पाता है, क्यों बोल नहीं पाता है, ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में रहना है तो सीखना पड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो हम लोग सीखते हैं ना वहाँ जाने के बाद कि इंग्लिश हमको बोलना आना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे जिसको भी महाराष्ट्र में रहना है उसने मराठी सीखनी चाहिए। राज ठाकरे की ओरिजिनल पॉलिटिक्स इसी तरह पिटाई करने, तोड़फोड़ करने, उत्तर भारतीयों को डराने धमकाने की थी। इससे नाम तो हुआ, लेकिन वो किसी के काम नहीं आए। पिछले चुनाव में एक बार फिर राज ठाकरे को बुरी हार का सामना करना पड़ा, इसलिए अब वो मराठी अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं। मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी मानुष का सम्मान होना चाहिए, ये महाराष्ट्र की परंपरा है। लेकिन थप्पड़ मारकर, तोड़फोड़ करके आज तक कभी किसी ने सम्मान हासिल नहीं किया। जो कानून अपने हाथ में लेता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। चमत्कार का ढोंग करके धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने रेप के केस में ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि धर्म की आड़ में इस तरह का घिनौना अपराध करने वाले किसी भी शख्स के साथ किसी तरह की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। पास्टर बजिंदर सिंह को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। बजिंदर सिंह ने 7 साल पहले 2018 में एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। इस दौरान बजिंदर सिंह ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की, झूठे केस दर्ज करवाए, लेकिन लड़की और उसके परिवार ने हार नहीं मानी और आज उसे न्याय मिला। हालांकि बजिंदर सिंह ने आखिरी वक्त तक अपनी सजा को कम कराने की भरपूर कोशिश की। सजा के ऐलान से पहले बजिंदर सिंह
कोर्ट के सामने माफ़ी की भीख मांग रहा था। उसने कोर्ट से कहा कि उसकी वाइफ बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसके साथ रियायत की जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। कोर्ट ने कहा कि जो शख्स खुद को धर्मगुरु कहे और धर्म के नाम पर इस तरह के अपराध करे तो उसका गुनाह माफ़ी लायक नहीं है। इसलिए बजिंदर की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। अपनी प्ली जो है उन्होंने दी थी कि मेरी वाइफ है, बीमार है और मेरे बच्चे हैं 2 और मेरी टांग में राड पड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखा जाए। पर कोर्ट ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी, आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई है टिल डेथ, जो अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो है, ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार। बजिंदर को कोर्ट ने जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो उसके जुल्म की शिकार हुई लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर्फ इतना कहते रहे कि वो बहुत खुश है। उसे न्याय देने के लिए कोर्ट का शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, मैं अपने वकीलों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, कोर्ट ने मेरे नाल न्याय किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, सारे मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पीड़ित महिला के पति ने कहा उन्हें लग रहा था कि कोर्ट बजिंदर सिंह को 10-20 साल की सजा सुनाएगी, लेकिन कोर्ट ने उसे ताउम्र जेल में कैद की सजा दी है। ये बड़ी बात है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बजिंदर सिंह के जुल्मों का शिकार हुई और लड़कियां भी सामने आएंगी। हमारी सोच थी कि 10 से या 20 साल के बीच होगी, पर जब जुडिशियल ने डिसीजन दिया टिल डेथ का, तो हमें इतनी ज्यादा खुशी है कि एक ये एग्जाम्पल सेट हो गया है। अगर कोई और भी पीड़ता है, किसी और के साथ भी हुआ, जैसे 2 तो आ गई हैं, अगर और भी पीड़ता है वो सामने आए। जैसे हमें इंसाफ मिला है, आप भी लड़ो, आपको भी इंसाफ मिलेगा। बजिंदर सिंह को इतनी कड़ी सजा देना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसने पादरी बनकर बलात्कार किया। उसने भगवान का नाम लेकर लोगों को धोखा दिया, धर्मगुरु बनकर घिनौना अपराध किया। इसलिए उसको जितनी सजा मिले वो भी कम है। अब आपको शेयर बाजार का हाल बता दूं। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। सेंसेक्स 1390 पॉइंट गिरकर 76,024 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 353 पॉइंट्स की गिरावट आई। शेयर बाजार में गिरावट की वजह डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को माना जा रहा है। क्योंकि कल से ट्रंप का आदेश लागू होने वाला है, इसकी वजह है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। एशिया से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक सबके शेयर बाजार में धाराशायी हो गए। कल टोक्यो के निक्की, हांगकांग के हैंगसेंग, लंदन के एफटीएससी, न्यूयॉर्क के डॉक्टर जोन्स, जर्मनी के डैक्स एक्सचेंज में भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इंडिया के शेयर मार्केट कल ईद की वजह से बंद थे, तो उसका असर आज दिखाई दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश के मुताबिक अमेरिका सभी देशों से होने वाले इंपोर्ट पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना वो देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं। ट्रंप के इस रुख का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया के तमाम देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है, इसलिए वो भी ऐसे देशों के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि भारत 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, इसलिए अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। ट्रंप के इस बयान को निवेशकों ने नोटिस किया, उनके सेंटीमेंट पर असर हुआ और आज भारतीय शेयर बाजार में इसी का असर दिखाई दिया। हालांकि टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत की भी बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकल आएगा। भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाएगा और अमेरिका भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं घटाएगा।